नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। आइए नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ अहम खबरों पर। लिज ट्रस ने खुली बगावत के बीच 6 सप्ताह बाद ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। कहा जनादेश पर खरा नहीं उतरी, नए पीएम के चयन तक रहेंगी पद पर। विपक्षी पार्टियों ने की नए चुनाव की मांग। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने किया मिशन लाइफ का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी और यूएन प्रमुख ने की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ को बताया प्रो प्लेनेट पीपल की अवधारणा पर आधारित। दुनिया के कई बड़े नेताओं ने इस प्रयास की सराहना। यूरोपीय संघ रूस को ड्रोन की आपूर्ति को लेकर ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर सहमत। मॉस्को ने आरोपों से किया इनकार। यूक्रेन में ईरान निर्मित ड्रोन के इस्तेमाल की जांच के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी। ऊर्जा, आर्थिक और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए यूरोपीय संघ का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन। बैठक में प्राकृतिक गैस पर वैकल्पिक न्यूनतम मूल्य और संयुक्त गैस खरीद पर सहमति बनने की उम्मीद। चीन पर भी हो सकती है रणनीतिक चर्चा। स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल नए ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने पर हुए सहमत। बार्सिलोना और फ्रांस के मार्सेले के बीच प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन ले जाने में होगा ये नया ऊर्जा मार्ग। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि दिसंबर में नए ऊर्जा मार्ग को दिया जाएगा अंतिम रूप। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यूरोप इन दिनों। तो गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच आखिरकार ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी की 1922 समिति के अध्यक्ष से मुलाकात के बाद अपने इस्तीफे का ऐलान किया। अगले नेता चुने जाने तक लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। पहले वित्त मंत्री, फिर गृह मंत्री, अब सरकार की मुखिया खुद लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कल तक खुद को जुझारू और मैदान छोड़कर ना भागने वाली बताने वाली लिज ट्रस ने आखिरकार देश के राजनीतिक और आर्थिक हालात के सामने घुटने टेक दिए। ये ब्रिटेन में किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल है। ट्रस मात्र 45 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहीं। ताजा राजनीतिक संकट के बीच ट्रस ने सुबह कंजर्वेटिव पार्टी की 1922 समिति के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रैडी से मुलाकात की। इस मुलाकात में पार्टी के नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया को 1 हफ्ते के अंदर पूरा करने पर सहमति बनी और इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। नए नेता के चुने जाने तक लिज ट्रस प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहेंगी। I came into office. जिस जनादेश के तहत पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया था, मेरा प्रदर्शन उसके मुताबिक नहीं रहा। मैंने किंग चार्ल्स से बात की और उन्हें सूचित कर दिया कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे रही हूँ। लिज ट्रस के लिए मुश्किलों का दौर तब शुरू हुआ जब वित्त मंत्री क्वाजी कार्टिंग ने 23 सितंबर को मिनी बजट पेश किया था। इस बजट ने वित्तीय बाजारों में हलचल पैदा कर दी थी। महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। पाउंड लगातार धराशायी हो रहा है। हालांकि लिज ट्रस इसके लिए यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए वैश्विक हालात को अधिक जिम्मेदार बता रही हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक के बाद एक असफलता ने उनके खिलाफ देश में विपरीत माहौल पैदा कर दिया। इसके साथ ही लिज ट्रस को प्रधानमंत्री पद से हटाने की मुहिम शुरू हो गई और कई सांसदों ने खुलकर उनका इस्तीफा मांग लिया। कई सर्वे में भी इस बात का खुलासा हुआ कि अधिकांश लोग अब लिज ट्रस को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते हैं। फ्रांस ब्रिटिश लोगों के मित्र के रूप में ब्रिटेन के लिए सबसे पहले स्थिरता चाहता है। वर्तमान में ऊर्जा पर तनाव और व्यापक संकट के बीच ब्रिटेन के लिए राजनीतिक स्थिरता हासिल करना महत्वपूर्ण है।
बुधवार को गृह मंत्री सुइला ब्रेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्रेवरमैन ने अपने इस्तीफे में कहा था कि उनके निजी ईमेल के दुरुपयोग के कारण वे अपना पद छोड़ रही हैं। वैसे ब्रेवरमैन ने भी अपने त्यागपत्र में कई ऐसी सख्त बातें कहीं जिन्हें प्रधानमंत्री की आलोचना के रूप में देखा गया। सिर्फ 6 दिन पहले ही ट्रस ने अपने वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग को बर्खास्त कर दिया था। लिज ट्रस ने पीएम रहते हुए हाल ही में संसद में मिनी बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने टैक्स बढ़ोतरी और महंगाई पर रोक लगाने वाले कदम उठाए थे, लेकिन जल्द ही इन फैसलों को सरकार ने वापस ले लिया। अब सबकी नजरें नए प्रधानमंत्री पर होगी कि ये जिम्मेदारी किसे मिलती है। इस दौड़ में ऋषि सुनक को एक बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वे हाल ही में ट्रस से चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा रहा था। वहीं पार्टी का एक धड़ा एक बार फिर बोरिस जॉनसन को पीएम बनना देखना चाहता है। और स्पेन में तानाशाही की विरासत से निपटने के लिए एक और कानून आज से लागू हो गया है। इसे पिछले कानून में रह गई खामियों को दूर कर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की एक और कोशिश बताया जा रहा है, लेकिन इससे जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं को ये कानून भी पर्याप्त नहीं लगता है। हालांकि तानाशाही की विरासत से निपटने के लिए स्पेन में पहले से ही कानून मौजूद है, लेकिन खामियां इतनी कि बहुत से लोगों को अब भी इंसाफ का इंतजार है। न्याय से वंचित रह गए लोगों को इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने गुरुवार को नया डेमोक्रेटिक मेमोरी कानून लागू किया। इस नए कानून के तहत राजनीतिक, वैचारिक, धार्मिक विश्वासों या यौन अभिविन्यास के लिए दी गई सभी सजाएं रद्द हो जाएंगी। हालांकि इस दिशा में लड़ाई लड़ने वाली संस्था को लगता है कि इस नए कानून के जरिए भी मुख्य मुद्दों का समाधान निकालना मुश्किल ही होगा। नए कानूनों को मंजूरी के बाद स्पेन की फांसीवादी फ्लांगे पार्टी के संस्थापक जोस एंटोनियो प्रीमियो डी रिवेरा के परिवार ने उनके अवशेषों को खोदने की मांग की है। वे स्मारक द वैली ऑफ फॉलन में दफन हैं, जहां तानाशाह फ्रांसिस्को फ्रैंको 2019 तक दफन थे। उनके परिवार ने कहा है कि नए कानून के तहत डी रिवेरा की इच्छा के अनुसार उनके शव को कैथोलिक मान्यताओं के साथ फिर से नई जगह दफन किया जाना चाहिए। उनकी 1936 में हत्या कर दी गई थी। नए कानून से सामूहिक कब्रों में दफन पीड़ितों की खोज और उत्खनन को बढ़ावा मिलेगा। अब तक इस कामों को स्मृति संघों द्वारा किया जाता था। सरकार का अनुमान है कि युद्ध और पूरे तानाशाही के दौर में फ्रांको के बलों द्वारा संभवतः 1,14,000 नागरिक मारे गए या गायब हो गए। इस महीने की शुरुआत में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों के अवशेषों को पूर्वी शहर पटन्ना में एक सामूहिक कब्रगाह से हासिल किया। स्वयंसेवकों द्वारा अब तक कुल 154 ऐसी कब्रों की खोज की गई है, जिससे 1200 पीड़ितों के अवशेषों को निकाला गया है। जुलाई तक सरकार ने 148 उत्खनन परियोजनाओं को हरी झंडी दी थी, जिसमें एक केंद्रीय वोलाडोलिड कब्रिस्तान भी शामिल है। स्वयंसेवी संगठनों को यहाँ 160 पीड़ितों के अवशेष मिलने की उम्मीद है। नए कानून के तहत फ्रैंकोवाद की विरासत का अध्ययन न सिर्फ स्कूल कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होगा, बल्कि सिविल सेवा की नौकरियों के लिए इससे जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। पहली बार 2007 में स्पेन की सरकार ने एक ऐतिहासिक कानून बनाया, जिसमें उन लोगों की पहचान करने की बात थी जिन्हें फ्रांको के शासन में प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। दिसंबर 1884 में फ्रांस के उत्तर पश्चिमी इलाके में गैलोसिया के एक समुद्री खजांची के घर जन्मे फ्रांसिस्को फ्रांको ने 1936 में सेना के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 3 साल तक चले संघर्ष में 5 लाख लोग मारे गए थे। बाद में फ्रांको राष्ट्र प्रमुख बन गए। उनका शुमार दुनिया के क्रूर तानाशाहों में किया जाता है। उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपने दुश्मनों को फांसी पर लटका दिए जाने के लिए भी जाना जाता है। खबर दुनिया की में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें
सालों से बेवजह पड़ी हो, उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और अब देखेंगे यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई कुछ खबरें। रूस को ड्रोन आपूर्ति करने के आरोप में ईरान को पश्चिमी देशों के नए प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। EU ने ड्रोन आपूर्ति के लिए जिम्मेदार लोगों और कंपनियों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। यूक्रेन ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि रूस और ईरान ने यूक्रेन में ईरानी ड्रोन के उपयोग के आरोपों को खारिज कर दिया है। यूरोपीय देशों का आरोप है कि हाल के दिनों में यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों में हुई भारी तबाही में ईरानी ड्रोन की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि रूस और ईरान दोनों इन आरोपों को जोरदार ढंग से खंडन कर रहे हैं, लेकिन पुख्ता सबूतों का हवाला देकर यूरोपीय संघ के सदस्य देश ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गए हैं। सदस्य देशों ने ईरानी ड्रोन की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के खिलाफ पाबंदी लगाने का फैसला किया है। ताजा प्रतिबंधों के तहत ड्रोन आपूर्ति करने के जिम्मेदार 3 व्यक्तियों और 1 इकाई की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा 4 और ईरानी संस्थाओं पर प्रतिबंध को विस्तार देने की तैयारी है, जो पहले से ही पिछली प्रतिबंधों की सूची में शामिल हैं। हर संकेत ईरान को इन ड्रोनों के साथ रूस की आपूर्ति करने की ओर इशारा करता है और हम ईरान सहित सभी देशों से यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध युद्ध का समर्थन नहीं करने का आह्वान करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इस बीच ब्रिटेन भी यूक्रेन में नागरिक लक्ष्यों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए ईरानी ड्रोन की आपूर्ति के जवाब में नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने की अनुमति कतई नहीं दी जा सकती है। वहीं रूस ने कहा कि मास्को द्वारा यूक्रेन में ईरान निर्मित ड्रोन के उपयोग का आरोप पश्चिमी शक्तियों द्वारा तेहरान पर दबाव बनाने की कोशिश है। मामले में ईरान को खींचने का बस एक लक्ष्य है कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा सके। ईरान द्वारा रूस को ड्रोन आपूर्ति का आरोप बिल्कुल बकवास है। उधर रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इन हमलों के कारण बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन संयंत्र तबाह हो गए हैं, जिसके चलते यूक्रेन में बिजली संकट के गहराने की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन के अधिकारियों की माने तो बिजली उत्पादन क्षमता का 40% हिस्सा नष्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में बिजली आपूर्ति को सीमित करने और ब्लैकआउट के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सुमी को सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक बिना पानी बिजली के ही रहना पड़ा। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब बिजली और परिवहन सेवाओं में कटौती की घोषणा की गई है। हम बिजली की कटौती के लिए तैयार हैं। हमारे पास मोमबत्तियां हैं, पावर बैंक को चार्ज कर लिया गया है। हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन हर हाल में जंग जरूर जीतेगा।
उधर डच संसद ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूसी सैन्य और राजनीतिक नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए हेग में एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। संसद के सदस्यों ने पुरजोर तरीके से प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार से और यूएन के जरिए युद्ध अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालत स्थापित करने के लिए रास्ता निकालने की मांग की गई। हेग में ही इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है, इसने युद्ध अपराधों की जांच शुरू की है, लेकिन रूसी हमले को लेकर मुकदमा चलाना इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हालांकि मॉस्को कीव और पश्चिमी देशों के इन आरोपों को खारिज करता रहा है। इस बीच रूस ने कहा है कि यूक्रेनी अनाज निर्यात समझौते के विस्तार को लेकर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। रूसी अधिकारी ने कहा है कि इसमें रूसी चिंताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। और यूक्रेन संकट से जुड़ी इन खबरों के बाद अब देखते हैं एशिया का आईना। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से दुनिया लड़ रही है, लेकिन उसके समाधान का रास्ता भारत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मौजूदगी में केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की। जीवन शैली को बदलकर प्रकृति के संरक्षण के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री ने दुनिया से इस मिशन से जुड़ने का आह्वान किया है। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति उनकी रक्षा करती है। रीयूज एंड रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्षों से हम भारतवासियों की लाइफस्टाइल का अंग रहा है। मिशन लाइफ प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी हर इस लाइफस्टाइल को समाहित करेगा जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और जिसे हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। मिशन लाइफ का ग्लोबल लॉन्च प्रकृति के प्रति भारत की जिम्मेदारी को वैश्विक विस्तार देती प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी जलवायु परिवर्तन की मौजूदा चुनौती के खिलाफ साथ आए। केवड़िया में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि मिशन लाइफ एक लोकतांत्रिक जन अभियान है। इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति अपने छोटे छोटे कदमों के जरिए योगदान दे सकता है। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके। इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में मिशन लाइफ व्यापक रूप से प्रभावशाली होगा। मेरी रोज की सवारी, बस नंबर 11, मेरे पैर। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह भारत में एलईडी बल्ब मिशन के जरिए देश में 107 करोड़ बल्ब लगाए गए और 100 मिलियन टन का कार्बन उत्सर्जन कम किया गया। प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से विकसित देशों से अपील की कि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौती के प्रति जिम्मेदार बने। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि भारत चुनौतियों के बावजूद स्वार्थ से परे एक देश के रूप में अपनी वैश्विक जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट करीब 1.5 टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रति वर्ष का है। फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है। मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्च को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव ने भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने और सतत विकास लक्ष्य के प्रति भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। With its vulnerability to climate impacts and its massive economy, India can play a critical bridging role. मिशन लाइफ के मौके पर 11 देशों के राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के प्रमुखों ने भारत के अगुवाई के लिए शुभकामनाएं दी और सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। Governments, businesses, people, we must therefore all cooperate and rethink our models and behaviors. Sustainable consumption is all about
doing more and better with less. Congratulate India for taking the lead to launch this extraordinary mission in the beautiful city of Kevadia of India. Georgia welcomes and fully supports this global initiative timely introduced by His Excellency Narendra Modi. It's a real pleasure to join Prime Minister Modi in launching the LIFE initiative today, and I commend India's leadership. This is all about helping people make greener choices and live more sustainable lives. बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और घटते प्राकृतिक संसाधनों के बीच दुनिया के सभी देशों को सहयोग सामंजस्य के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। एक ओर छोटे छोटे कदम उठाने होंगे तो दूसरी ओर विकसित देशों को विकासशील देशों को तकनीक मुहैया करानी होगी और होने वाले आर्थिक नुकसान से भी बचाना होगा। मेघना देव और अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखेंगे अफ्रीकानामा। चाड की राजधानी अंजामेना में लोकतंत्र के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शन आज हिंसक हो गए। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने चाड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री सालेह केबजाबो के पार्टी मुख्यालय में तोड़फोड़ की। इससे पहले चाड के दक्षिणी शहर माउंडो में प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ पैदल और मोटर बाइक पर बैनर और झंडे लहराते हुए दिखाई दी। मध्य अफ्रीकी देश चाड अप्रैल 2021 में राष्ट्रपति इड्रीस डेबी की अचानक मृत्यु के बाद से सेना के हाथों में था। डेबी ने चाड में 3 दशकों तक शासन किया था। एक हफ्ते पहले ही सेना के द्वारा सालेह केबजाबो को चाड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। प्रदर्शनकारी देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। और अब देखेंगे एक नजर विश्व संस्कृति पर। तो आइए अब बात करेंगे तैरते खतों की। जी हां, हम बात कर रहे हैं पानी में तैरने वाले खेतों की। जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश के लोगों को खेती की 200 साल पुरानी तकनीक की ओर क्यों लौटना पड़ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव ने जब बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके की खेती वाली जमीन को निगल लिया तो क्षेत्र के किसान अपना अस्तित्व बचाने के लिए खेती की 200 साल पुरानी तकनीक की तरफ लौट रहे हैं। किसान मोहम्मद मुस्तफा खेती के उसी तर्ज को अपना रहे हैं जिस तरह की उनके पिता किया करते थे। जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तटीय इलाकों में पानी अधिक समय तक खड़ा रहने लगा है और किसानों के लिए रोजी रोटी का संकट हो रहा है। इसलिए वे अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, जिनमें तैरते हुए खेत भी एक है। इस खेती के माध्यम से मुस्तफा किसी के आगे हाथ फैलाए बिना अपने परिवार का भरण पोषण कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। यह अलग बात है कि लागत बढ़ने के साथ मुनाफा कम होता जा रहा है। पहले यह इलाका सूखी जमीन था। हम अपने खेतों में खेलते थे और चावल उगाते थे, लेकिन समुद्र का जल स्तर बढ़ने के साथ ही यहाँ भी पानी भरना शुरू हो गया। अब हम यहाँ फसल नहीं उगा सकते। तैरते खेत बनाने के लिए किसान जाल का इस्तेमाल करते हैं, जो 200 साल पुरानी तकनीक है। नावनुमा तैरते खेत को तैयार करने में 2 महीने का समय लगता है। आमतौर पर यह करीब 6 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होता है। हालांकि लंबाई कई गुना अधिक भी हो सकती है। एक फसल के बाद इसे बदलने की जरूरत पड़ती है। एक किसान के मुताबिक 1.2 टन वजनी राफ्ट की बुनाई में इस साल 4,500 टका खर्च आया, जबकि पिछले साल ये लागत 1,000 टका थी। इसकी शुरुआत लोगों ने पहले सिर्फ बाढ़ के मौसम में की थी, जो इस इलाके में साल के 5 महीने रहती है। अब इलाका साल के 7-8 महीने पानी में डूबा रहता है, तो सामान्य तरीकों से खेती करना लगभग असंभव हो गया है। किसान खीरा, मूली, कद्दू, पपीता और टमाटर जैसी सब्जियां उगा रहे हैं। तैरते खेत के बढ़ते दायरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अब किसानों को सहायता की पेशकश कर रहे हैं, ताकि वे अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता वाले पौधे उगा सकें।
हम जल कुंभी का उपयोग करके तैरती हुई क्यारियां बनाते हैं और फिर उन पर रोपे उगाते हैं। पौधों को विकसित होने में 15 से 20 दिन लगते हैं। हम साल में 5 बार फसल ले सकते हैं। हम किसानों की सहायता के लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं। हम किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाली पौध उगाने में मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाली पौध से अच्छी सब्जियां मिलती हैं। नजीरपुर जिले में अब तैरते हुए खेत 120 हेक्टेयर में फैल चुके हैं। 5 साल पहले ये क्षेत्र 80 हेक्टेयर था। लगभग 6000 किसान तैरते हुए खेतों में खेती कर रहे हैं, जबकि 5 साल पहले 4500 किसान इस तरह की खेती करते थे। पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था जर्मन वाच के मुताबिक बांग्लादेश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में 7वें नंबर पर है। तो खेती को ज्यादा उपजाऊ और ज्यादा कारगर बनाने की दिशा में नए नए प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों की दिशा में ये तैरते हुए खेत सचमुच अनोखे हैं और देखने में खूबसूरत भी लग रहे हैं। इसी के साथ खबर दुनिया की इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।